हेलो गाइस, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था का। आज की इस वाले वीडियो में हम इसके अध्याय 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय का अध्ययन करेंगे। यह है हमारा अध्याय 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय। इस अध्याय पर हमने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें हमने इस अध्याय के आय, बिहार की आय, राष्ट्रीय आय की गणना इत्यादि को समझा था। आज के इस वाले वीडियो में हम इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल के इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट से जाकर देख ले सकते हैं। तो चलते हैं पाठ की ओर। तो पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय की धारणा के बारे में समझा था कि राष्ट्रीय आय की धारणा 3 रूप से किया जाता है। पहला सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद और तीसरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो चलिए इन तीनों को हम बारी बारी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जीडीपी भी कहते हैं इसे, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो पहले समझ लेते सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि प्राय 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब किसी देश में उत्पादित 1 वर्ष में उत्पादित किसी भी देश में कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब वस्तु तो समझ में आ रहा है कि जो भी सामान बेचाएगा उससे जो पैसा प्राप्त होगा, मूल्य प्राप्त होगा, वो हो गया वस्तु। फिर तो सेवा क्या हुआ। तो जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम तो आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, तो यह हो गया सेवा, जो दिखे ना लेकिन वह किसी को दिया जाए जिससे पैसा कमाया जा सके। ठीक, तो यह था हमारा सकल घरेलू उत्पाद, जिसमें 1 वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक, फिर हमारा दूसरा है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो किसी भी देश में 1 साल के अंदर जितनी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन है तो उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा सकल घरेलू उत्पाद में अंतर है। आपको परिभाषा तो लगता होगा कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएमपी एक ही हैं, परंतु यह दोनों अलग अलग हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पाद का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है तथा विदेशियों देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य को घटा दिया जाता है। मतलब यह जो हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, इसको पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों और विदेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ा जाता है तथा विदेशियों से उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। ठीक, फिर हमारा तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अब यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, तो इसे इंग्लिश में नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NNP। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत में किए गए व्यय, कर एवं बीमा का व्यय घटा देने पर जो बचा जाता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। मतलब देखिए, हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो उसमें पहले हम अपना पैसा लगाते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा दाम जोड़ते हैं, तो वह कोई ख़रीदता है तो हमारा जितना भी पैसा आता है हमारे पास, उसमें से तो पहले हम जो कमाते हैं वो छाट देंगे, फिर जो बचेगा उसको कहेंगे हम लोग हमारा प्रॉफिट अर्थात लाभ। तो वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब जितना भी हम खर्च करते हैं अपने पास से, उसको हटा देने के बाद जो हमारे पास बचेगा वह कहलाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो अब फिर हमारा आगे है भारत में
राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश। तो भारत में सबसे पहले सन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड यूनियन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताया था। जब अंग्रेजों का काल था 1868 में, उस समय दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी भारत में, जिसमें प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी 20 रुपये। मतलब उस समय एक व्यक्ति 20 रुपये कमाता था प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, वर्ष में 20 रुपये कमाता था केवल एक व्यक्ति। इसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत की राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री D.R.V. राव के द्वारा 1925 से 29 के बीच में भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें 1948-1949 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपये बताई थी तथा प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये बताई थी। सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र में योगदान रहता है। मतलब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अभी कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ठीक, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ 1954 में। ठीक, अब हमारा आगे है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। प्रति व्यक्ति आय के तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक व्यक्ति का है, पर एक व्यक्ति के आय से तो काम नहीं चलेगा। इसका परिभाषा है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें कुल जनसंख्या को भाग देने पर जो भागफल आएगा वह प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। यह जरूरी नहीं रहता है कि यह एक व्यक्ति जितना प्रति व्यक्ति है आय है उतना कमाता ही हो। यह एक औसतन है कि मतलब लगभग वह इतना कमा लेता है। इसका एक सूत्र भी है प्रति व्यक्ति आय निकालने का, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देना, जो कि इसका परिभाषा भी है। ठीक, फिर आगे यहीं पे दिया है कि भारत का राष्ट्रीय आय काफ़ी कम है तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2007 ईस्वी में भारत का प्रति व्यक्ति आय $950 था, जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/48वां भाग था। मतलब उस समय 2007 में जितना भारत का प्रति व्यक्ति आय था उसका 48 गुना अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय था। जो नीचे रिपोर्ट में दिखाया गया है, अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय 2007 की रिपोर्ट के अनुसार $46,040 था, जबकि उस समय भारत का $950 था। उसी प्रकार चीन का भी यहाँ दिया है $2,360 और बांग्लादेश का $870। ठीक, यह था हमारा प्रति व्यक्ति आय। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय की गणना। यह तो हम लोग समझ गए कि राष्ट्रीय आय की गणना तीन विधि GDP, GNP और NNP के द्वारा किया जाता है, पर वह किस तरह से होता है चलिए अब उसे समझते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बहुत सारी विधियां हैं, तो चलिए उन विधियों को बारी बारी समझ लेते हैं। तो
तो इसमें तो पहला हमारा है उत्पादन गणना विधि। राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से होता है, इसीलिए इसकी गणना का उत्पादन के योग द्वारा किया जाता है, जिसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। मतलब वह विधि जिसमें राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से उत्पादन होता है, उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। ठीक, फिर हमारा है आय गणना विधि। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे गणना विधि कहते हैं। मतलब वह विधि जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना वहाँ की व्यक्तियों की आय की गणना के आधार पर किया जाता है, उसे आय गणना विधि कहते हैं। ठीक, फिर हमारा आगे है उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयासों से बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को मूल्य योग विधि कहते हैं। मतलब वह विधि जिसमें व्यक्तियों की प्रयास से आय बढ़ जाता है, राष्ट्रीय आय, तो उसे मूल्य योग विधि कहते हैं। ठीक, फिर हमारा है अगला व्यावसायिक गणना विधि। व्यावसायिक संरचना के आधार पर सरकारी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यावसायिक आधार पर की गई गणना को व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की 5 तरीके हैं। ठीक, यह तो था राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। अब राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ क्या होती हैं, तो चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ मुख्यतः इसके 3 कठिनाइयाँ दी गई हैं। पहला, आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। तीसरी, मूल्य के मापने में कठिनाई। तो जो आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई है, तो मतलब आंकड़े तो ऐसे ही एकत्रित नहीं हो जाएंगे। भारत थोड़ा एक छोटा राष्ट्र है, भारत काफ़ी बड़ा राष्ट्र है, जिसमें अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जिसमें कई कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये था पहला कठिनाई। दूसरा कठिनाई है दोहरी गणना की संभावना। मतलब कोई राष्ट्र से आय का गणना आया कोई राज्य से, और फिर गलती से वही राज्य दोबारा आ गया, वह जुड़ गया, तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। वरना कहीं का नहीं आया फिर जुड़ गया तो पूरा गलत हो जाएगा। तो दोहरी गणना की संभावना हो जाती है। तो यह था कठिनाई। फिर तीसरा है मूल्य के मापने में कठिनाई। मतलब किसी भी देश का राष्ट्रीय आय थोड़ा ना कम रहता है, उस मूल्य को मापने में कई कठिनाइयाँ आती हैं, जिसे मूल्य को काटने में कठिनाई कहते हैं। ठीक, फिर हमारा अगला टॉपिक है विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। मतलब किसी भी राष्ट्र के विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान होता है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो यह काफ़ी बड़ा है, तो इसे एक हम चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। यहाँ चित्र दिया हुआ है, इसके माध्यम से समझ में आएगा। तो पहला तो आर्थिक विकास कैसे होगी, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। नहीं, पहले नीचे से समझिए। विकास की क्रिया, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, तो जाहिर है कि आर्थिक विकास भी होगा। यदि इन दोनों में वृद्धि हो जाता है तो किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास अवश्य होगा। भारत में यह धीरे धीरे प्रगति पर है, अर्थात भारत एक विकासशील देश है जो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय 2 को पूर्ण रूप से समझ लिया 2 वीडियो में। यदि आपको इस अध्याय का अभ्यास प्रश्न चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अवश्य इस पर वीडियो डालेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के किसी भी विषय की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।